सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.3 घीसा। इस पाठ के इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेखिका के बारे में। लेखिका और कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। गद्य एवं पद्य दोनों पर भी इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। समान अधिकार कहने का मतलब कि गद्य और पद्य दोनों का अच्छी जानकारी इनको था, है ना। अच्छी जानकारी थी इनको, है ना। गद्य साहित्य में संस्मरणों और रेखाचित्र लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनके संस्मरणों में कोमल मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय स्पर्शी एवं मार्मिकता के साथ हुई है। उनके पात्र प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। विशुद्ध मतलब एकदम शुद्ध, है ना। किंतु आवश्यकता के अनुसार देशज शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांझ गीत, यामा तथा दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी, क्षणंदा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनका गद्य साहित्य समाज का जीता जागता एल्बम है। मतलब जिस प्रकार से हम एल्बम देखने से हमारे पुराने जो तस्वीर हैं वो एकदम ज्यों का त्यों हम जैसे देख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही जीता जागता एल्बम करने का मतलब कि समाज में क्या था, कैसे था, वो हमको अभी उस समय में क्या हुआ करता था वो हम अभी देख सकते हैं, ज्यों का त्यों। कहने का मतलब ये है। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषक तथा काव्य संकलन नीरजा को सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्रदान की गई है। आइए शुरू करते हैं पाठ। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है, यह जान लेना सहज होता है। तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी, मलिन मतलब जो साफ ना हो, है ना। सहमे मतलब डरा हुआ, नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया। आर्द्रता मतलब गीलापन, है ना, नमी। गंगा पार मतलब गंगा के उस पार, झूसी के खंडहर, झूसी एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है ना। तो झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है। मतलब इसका कोई स्वार्थ नहीं था, यूं ही आकर्षण रहा है। उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। वहाँ जाने के लिए न तो मेरे कोई वहाँ सगे संबंध था, ना ही वहाँ जाने के लिए मुझे पैसा मिलता था,
ऐसा करके बोल रही लेखिका। इसीलिए लोग शायद ऐसा व्यंग्य करते हैं कि वहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध है उस जगह से, शायद ऐसा करके लोग ताना मारते हैं, है ना, व्यंग्य करते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। है ना, यहाँ पर लेखिका बोल रही है कि बाकी लोग जो है संडे या फिर कुछ इसके जैसे और छोटी मोटी जो छुट्टियाँ होती है उसको अपने किसी मित्रों के पास या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने घामने के लिए चल देते हैं, है ना, या फिर किसी मनोरंजन के लिए शादी ब्याह में या फिर किसी पार्टी वार्टी में चल देते हैं। लेकिन मैं जो है, मतलब लेखिका अपने बारे में बोल रही कि मैं ये सब नहीं करता, मैं मेरे पास जितना भी समय रहता है उसको मैं इस खंडहर, कौन सी खंडहर, झूसी के जो खंडहर है, झूसी गांव है, वहाँ के खंडहर और उसके क्षत विक्षत मतलब टूटे फूटे जो चरणों पर पछाड़े खाते हुई भागीरथी, है ना, भागीरथी नदी की है ना, तो मतलब जो धारा पतली हो गई है तो उसके तट पर काट काट मतलब उस स्थान पर मैं अपने उस छुट्टियों के दिनों को मैं सिर्फ काट ही नहीं लेती, सुख से काट लेती हूँ, मतलब बिता लेती हूँ करके बोल रही है। यह है इस पाठ के नायक घीसा, और ये इसके हाथ में जो है वो बॉल नहीं है, ये तरबूज है ना, और पीछे ये देखिए वो लेखिका जी पढ़ा रही है बच्चों को, नीचे बच्चे बैठे हैं और यहाँ लेखिका दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों, ठीक है, दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे से चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। ठीक है, वहीं मतलब उस गांव में जहाँ पर लेखिका पढ़ाती है वहीं पर थोड़े से दूर में ही गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के जैसे, घरौंदा क्या है, जब हम छोटे बच्चे लोग जो है छोटा सा अपना घर बना के किसी साड़ी या किसी भी कपड़े से घेर के अपने लिए एक छोटा घर जैसे बना लेते हैं घर में किसी कोने में, है ना, तो वैसे ही छोटा सा ही एकदम छोटा घर के जैसे लगता है, घरौंदों के जैसे, बहुत ही इतना छोटा घर कि वो बड़े घरौंदों के जैसे वो लगता है वो घर, है ना, दूर से देखने से वो किसी घरौंदे के जैसे ही दिखता है। तो उसी के घरौंदों के समान लगने वाले लिपे पुते, और वो घर कैसे होते हैं, लिपे पुते, है ना, लिपाई वगैरह हुआ है, कुछ जो है जीर्ण शीर्ण है, जीर्ण शीर्ण मतलब टूटे फूटे अवस्था में या पुराने अवस्था में है ना, और वहाँ से उन घरों से स्त्रियों का जो झुंड है, झुंड मतलब भीड़ है ना, या समूह बोल सकते हो, तो पीतल वो सभी स्त्रियां पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने, मतलब वो उनमें से कुछ लोग जो है, चलिए तो कुछ मिट्टी के कुछ नए घड़े हैं, कोई लाल है, कोई पुराने हैं तो बदरंग दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ऐसे घड़े लेकर गंगा जल भरने आता आता है। ठीक है, वो सभी महिलाएं नदी के पानी भरने के लिए आते हैं। उसे भी मैं पहचान गई हूँ, उनमें कोई बड़े बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद रंग और कोई मैल या सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली। मैल और सूत में अद्वैत मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना मलिन या मैला हो चुके हैं उसके कपड़े या फिर वो खुद, है ना, मतलब साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो उसके जो कपड़े हैं और जो मैल है वो दोनों एक ही रंग के दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए इसको अद्वैत, अद्वैत मतलब एक, अद्वैत का मतलब होता है एक, है ना। तो अद्वैत स्थापित करने वाली कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहनी रहती है ना। किसी किसी का जो, कोई कुछ लोग नई कपड़े पहने हुए हैं, है ना, धोती के, और कुछ लोग जो है वो छेद हो गए हैं, है ना, बहुत सारे छेद हो गए हैं, तो चलनी के जैसे दिखाई दे रहे हैं। किसी के मोम लगी पाटियों के बीच में एक अंगुली चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है। और कुछ महिलाएं जो है वो सिंदूर लगाए हुए है, वो भी एकदम चौड़ी, ठीक है, एक अंगुल मतलब उंगली के, एक उंगली के जितनी चौड़ाई, जितनी मोटी सिंदूर लगाई हुई है ना। तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो सूर्य की किरणों सूर्य की किरणें जब डूब रही होती हैं, है ना, तो उसमें वो चमकते रहते हैं। क्या चमकते रहते हैं, स्त्रियों की जो सिंदूर है वो। और किसी के कड़वे तेल से भी परिचित, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो कड़वे तेल अर्थात नीम के तेल लगा रहे हैं, है ना, तो उसके रूखी जटा बनी हुई, है ना। और कुछ लोग जो है उसकी मतलब उसकी रूखी जटा मतलब जो बाल है वो कैसी है, रूखी, और छोटी छोटी लटें मुख पर घेर कर उसकी उदासी को और अधिक केंद्रित कर रही थी। मतलब उसकी जो रूखी लटें हैं, बाल जो सामने चेहरे में आ गए हैं, तो वो और ज़्यादा रूखी दिखाई दे रही हैं, है ना, उदासी दिखाई दे रही है, उदास दिखाई दे रही है। किसी की सांवली गोल कलाई पर, ठीक है, किसी की सांवली गोल कलाई पर, कलाई क्या, हाथ के आगे का हिस्सा जो है उसको बोलते हैं कलाई, जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, है ना। तो वो कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रह कर हीरे से चमक जाते हैं, मतलब हीरे के जैसे वो जो नग लगे हुए हैं वो चमक रहे हैं। और किसी के दुर्बल काले पहुँचे पर, ये हाथ में पहनने वाला आभूषण है ना, तो पहुँचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियाँ काले पत्थर पर मटमैले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती हैं, मतलब उसके जैसे दिखाई दे रही है। कोई अपने गिलट गिलट के कड़े युक्त, गिलट ने ये एक चांदी के जैसे दिखने वाले एक धातु है गिलट, उसी के जैसे ये भी दिखाई दे रहे हैं ना। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती है। और कोई चांदी के पछेली ककना ककना की झनकार के साथ ही बात करती है। और कुछ लोग जो है चांदी के पछेली ककना जो पहने हुए हैं, है ना, तो उसके जो झनकार झनकार है, मतलब वो जो खनकने की जो आवाज़ होती है उससे बातें करती हैं। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी तरकी धोती से कभी कभी झांक भर लेती है ना। और किसी किसी के कान में क्या है, लाख की पैसे वाली, मतलब लाख भर की एक एक मतलब बहुत महंगी जो तरकी धोखे से जो कभी कभी झांक लेती है। और किसी के ढारे ढारे जो कान में जो पहनने का एक आभूषण है, तो है ना, उस और उसमें वो जो चैन पहनते हैं महिलाएं, तो उसके ढारे लंबी जंजीर से गाल तक, गला और गाल एक करती रहती है। मतलब जो कान और नाक, है ना, ये दोनों को जो चैन से जो जोड़े रहते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं कान, गला और गाल को एक करती है। किसी के गुदे गेहूं पैरों में चांदी के कड़े सुडौलता की परिधि से लगते हैं। और किसी के फैली उंगलियों और सफ़ेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याही रांगे और कांसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियां बना देती है, ठीक है। मतलब जो उसके पैर में जो रांगे और कांसे के जो कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियां बना देती है, मतलब वो लोहे के जैसे दिखाई देती है ना, पुरानी हो गई है इसलिए। वे सब पहले हाथ मुंह धोती हैं, ठीक है, वो जब पानी भरने जाती हैं तो वे सब पहले हाथ मुंह धोती है, फिर पानी में कुछ घुस कर घड़ा भर लेती है।
तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंदूरी ठीक करती है। इंदूरी अर्थात आप लोग इधर बानी बोलते हो। सिर में स्थिर रखने के लिए, किसी बर्तन को स्थिर रखने के लिए जो गोलाकार करके जो उसमें रखी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं इंदूरी हिंदी में, और आप लोग बानी बोलते हो, है ना। मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की कथा भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती है। मतलब जो कभी कभी वो दुखी होते हैं, कभी कभी खुश रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी लेखिका को देखते हैं उन लोग, तो थोड़ी सी मुस्कुरा देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, है ना। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है। मतलब उन लोगों को अपने और लेखिका दोनों के बीच का अंतर उसको याद है, पता है ना। तभी कदाचित वे इस मुस्कान से के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती, है ना। मतलब उनका जो दूरी है उसको, और उसका जो संबंध है उसको कभी नहीं भूलती, इसलिए वो कभी कभी मतलब मुस्कुरा देती है। चलिए आगे देखते हैं। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर भागते देखकर ही लकुटी लेकर, मतलब डंडा लेकर दौड़ पड़ते। ठीक है, मतलब जो जिधर वो लेखिका पढ़ा रही है उधर कोई भी गाय बैल भैंस जाने से तुरंत ही वो डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। गड़रिये के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते हैं। गड़रिये मतलब जो बकरी वगैरह चराते हैं उनको बोलते हैं गड़रिये। तो वो गड़रिये के जो बच्चे हैं वो लेखिका जिस तरफ पढ़ा रही है, और व्यर्थ मतलब बेकार ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। मतलब उन लोग भी कभी कभी उधर देखते रहते हैं, छिप छिप कर या नज़रें बचाकर। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, ठीक है, शहर में झूसी जो गांव है वो नदी के गंगा नदी के उस पार है, तो नदी को पार करके शहर दूध बेचने के लिए जाते हैं, है ना। तो वो सभी ग्वाले चाहे जा रहे हों या लौट रहे हों, है ना, वे सभी किले में काम करने जाते या घर आते मजदूर, किले या फिर घरों में जो काम करने के लिए जो मजदूर है वो घर आते या फिर जाते समय, और नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह, मल्लाह जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं मल्लाह, है ना। तो नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह, कभी कभी चुनरीदा रंगाउस लाल मंजीठी हो, ऐसा करके वो जो गीत है उसको गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही अचकचा कर चुप हो जाते हैं। मतलब झिझक कर वो अचानक चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वाले को, मतलब जो दूध बेचने वाले जो ग्वाले हैं वो, और बाहर शहर में जो काम करने वाले आने जाने वाले जो मजदूर है वो, और नाव बांधते या खोलते हुए जो मल्लाह, ये सभी के सभी लेखिका को किनारे में पढ़ाते हुए वो मतलब वो देखते ही रहते हैं, मतलब आते जाते समय वो देखते हैं। और कुछ जो विशेष सभ्य होने का गर्व करने वाले जो लोग हैं, है ना, मतलब थोड़ा पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो मुझे एक सलज्ज नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। उन लोग नमस्कार भी कर लेते हैं कुछ लोग। कह नहीं सकती अब और कैसे मुझे इन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए। मतलब वो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए बात कर रही है। पर जब बिना कार्यकारिणी के मतलब बिना के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे के, अपील के, और सारांश यह है कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के, है ना, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ के घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु की उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। मतलब उनको ना तो कोई पढ़ाने के लिए बोला गया है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए,
ना ही उसके लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ना, और ना ही कोई चुनाव हुआ है ना। इस ना ही उसके लिए वो किसी से चंदा लेती है। मतलब यूं ही जाके वो उन वहाँ के बच्चों को वो पढ़ा रही है। और कहाँ पढ़ा रही है? पीपल के घनी छाया में। ठीक है, तो बच्चे जो है उसके चारों ओर बैठ के पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं, है ना। वो मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो है कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने हैं, है ना। और कुछ लोग जो है धुले कुर्ते पहने हैं और ऊंची धोती में ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे पहनावा पहने हैं कि वो गांव और नगर, मतलब गांव के जैसे भी है और शहर के जैसे भी है, ऐसा करके वो ऐसे कपड़े पहने हैं। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ कुछ बच्चे जो है वो अपने बड़े भाई के कुर्ते को पहन कर आ गए हैं। ठीक है, और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? पूरा ढके हुए हैं वो, गले से लेकर पैर तक पूरा ढके हुए हैं वो कुर्ते में, है। तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो काग भगोड़ा हो। काग भगोड़ा जो हम खेतों में जानवरों को भगाने के लिए जो पुतला जैसे जो बना दिए रहते हैं, है ना, उसको उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। डराने के लिए नकली आदमी का स्मरण दिलाते हैं, मतलब उसी के लिए बात कर रहे हैं, है ना। हिंदी में उसको काग भगोड़ा बोलते हैं, है ना। कुछ ऊपरी पसलियों कुछ बच्चे कैसे हैं? कुछ ऊपरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण मनुष्य के से ही टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे। ठीक है, वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ के जो कुछ बच्चे हैं वो कैसे हैं? उभरी हुई पसलियाँ, मतलब उसकी पसलियाँ दिखाई दे रहे हैं। पसली किसको बोलते हैं? छाती की जो हड्डियाँ हैं, है ना, रिब्स बोलते हैं उसको, वो है पसलियाँ। और बड़े पेट, पेट कैसे हैं? थोड़े बड़े हैं। और टेढ़ी दुर्बल टांग, टांग जो है टेढ़ी मेढ़ी है ना, और दुर्बल है। इसीलिए वो मनुष्य होने का वो अनुमान ही लगाया जा सकता है। कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों की करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पतले दुबले तो हैं, रूखे और मलिन मुख, उसके जो चेहरे हैं वो भी कैसे हैं? मलिन है, मतलब मैला है, और रूखे हैं। और उसके मुखों मुख की करुणा, सौम्यता, मतलब मासूमियत, है ना। और चमकहीन जो पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा, मतलब सभी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, है ना। मतलब पसंद नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं। इसलिए बोल रहे कि संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। लेकिन घीसा जो है, घीसा वो उसी में से एक छोटा लड़का है ना, उस उनमें से अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में, स्मृति मतलब याद में, अकेला ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।